जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 मिक्स क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आर्मी एग्जाम के अंदर आए हुए भी हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 रुपये है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1,227 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर हम कुर्सी को x लिख लेते हैं और मेज को y लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13x प्लस 5y बराबर दे रखा है 8,280 रुपये। ठीक है, और इसने कहा कि प्रत्येक मेज का जो औसत मूल्य है वो 1,270 रुपये है। ठीक है, और मेज को हमने क्या माना, y। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 13x प्लस 5 इंटू 1,227 बराबर है 8,280। यहाँ से हमें एक प्रत्येक कुर्सी यानी एक कुर्सी का मूल्य निकालना है, तो x की वैल्यू में पता करनी है। देखो ये दोनों अगर हम गुणा करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 13x प्लस, ठीक है, 7 पंजो 35 हासिल का 3, 10 और 3 13 हासिल का 1, 10 और 1 11 हासिल का 1 और 6 बराबर है 8,280। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6,135 हो जाएगा। ठीक है, तो 13x बराबर अपने पास क्या बचा, 8,280 में से अगर हम माइनस करेंगे 6,135 को, तो अपने पास शेष बचता है 5। इधर बचा अपने पास 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, और 8 में से 6 गया तो 2, 2,145। और ये 13 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब 2,145 में 13 का भाग दे दो, एक मेज का या प्रत्येक कुर्सी का मूल्य में पता चल जाएगा। ठीक है, 13 एक कम 13, बच गया अपने पास यहाँ 8। ठीक है, 13 छक्के 78, बच गया अपने पास 6, और 13 पंजो 65। तो एक मेज का, एक कुर्सी का जो औसत मूल्य वो कितना है, 165 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1,600 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। ठीक है, देखो ये प्रतिशत से सवाल है, और जो एक उम्मीदवार है वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज में आ रहा है, इसलिए हम कुल मत कितने मान लेते हैं, 100। और ध्यान रखना इसमें एक जीतता है और एक हारता है। ठीक है, और जिसको 50% से ज़्यादा मिलता है वो जीतता है, और 50% से जिसको कम मिलता है वो हारता है। तो यहाँ पर देखो 30% वाला जीतता है या हारा है। ठीक है, 30% वाला हारा है, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 70%। ठीक है, अब यहाँ कुल 100 में से अगर जीतने वाले को 70 मिले और हारने वाले को अगर 30 मिले, तो जो इनका अंतर आया है वो कितने अंतर आए, 70 में से 30 गया तो 40 वोटों का अंतर आया। ये किस पर है, सिर्फ 100 वोटों पर। अब इसने कहा कि वास्तव में इसको 16,000 मतों से हरा देता है। ठीक है, या फिर 16,000 मतों से हार जाता है। तो जो वास्तव में अंतर है वो कितना है, 16,000 वोटों का। तो बताओ कुल कितने वोट पड़े। तो जो चीज़ निकालनी है हम उसके नीचे एक्स मान के वजर गुणा कर देंगे। जैसे कुल निकालना है तो कुल के नीचे एक्स मान लो, जीतने वाले को कितने वोट मिले यहाँ से भी निकल जाएगा, हारने वाले को कितने मिले इनका भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुल वोट निकालने हैं, तो कुल के नीचे एक्स मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 40x बराबर 100 इंटू 16,000, और ये 40 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 16 में 4 बार, 2 0 का 2 0, और 400 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 1 कम 4 और 4 0 का 4 0, यानी कुल वोट कितने पड़े हैं, 40,000। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी वो 6 घंटे लेती है। ठीक है, तो देखो धारा की दिशा में तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, धारा की दिशा में उसकी चाल को क्या मान लेते हैं हम, x। और x ये जो दूरी है वो 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 24 में 4 का भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में तो इसको मान लेते हैं y, और ये है उतनी ही दूरी, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटे में तय करती है, तो चाल क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब देखो शांत जल में नाव की चाल होती है 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, और x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, तो 6 और 4 10, और 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी परिधि उसकी पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। ठीक है, तो देखो एक वृत्त है, अगर हम उसकी त्रिज्या को 3 गुना करते हैं, कितना गुना कर देते हैं, 3 गुना। ठीक है, तो पहले त्रिज्या 1 थी, अगर उसकी त्रिज्या को अगर हम परिधि को त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो ध्यान रखना कि एक वृत्त की त्रिज्या में जितनी वृद्धि करते हैं परिधि में भी उतनी ही वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर उसकी त्रिज्या को अगर हम 3 गुना करेंगे तो उसकी परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 2.25 मीटर है। ठीक है, तो ये पहिया है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2.25। ठीक है, इसकी रेडियस है 0.25 मीटर। बताओ 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एक चक्कर निकालना है, और एक चक्कर जो होता है वो हमेशा उसकी परिधि होती है। ठीक है, और एक वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखी है इसकी 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, तो देखो ये 25 चौक 100 होता है, 25 एकम 25 और 4 से ये 2 कटता है, 2 दूना 4 और 2 का भाग 22 में 11 बार, यानी एक चक्कर में वो कितना जाएगा, 11/7 मीटर। तो बताओ 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे चक्कर, ठीक है, और इधर लिखेंगे दूरी। ठीक है, जब वो एक चक्कर लगाता है तब कितनी दूरी तय करता है, 11/7 मीटर। तो बताओ अगर उसको दूरी तय करनी है 11 किलोमीटर की, तो बताओ वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा, x। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, और मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर में 11000 मीटर हो जाएगा। इसको वजर गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 11x/7 बराबर है 11,000। ठीक है, इसको एक बार और कर दो वजर गुणा, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 7 × 11,000/11। ठीक है, 11 से 11 कट गया, एक बार 3 जीरो का 3 जीरो, और 7 को अगर हम 100 से 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7000। तो कुल कितने चक्कर लगाएगा वो, 7000 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। ठीक है, तो एक घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई होती है, ठीक है, वो 24 मिनट के अंदर कितना घूम जाएगी। देखो घंटे की जो सुई है वो पूरा राउंड 12 घंटे में लगाती है। ठीक है, कितने घंटे में, 12 घंटे में, और 12 घंटे के अंदर जो पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी। देखो 360 के अंदर अगर हम 12 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री। अब 1 घंटा क्या होता है, 60 मिनट, यानी वो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर हम 60 में 30 में 60 का भाग देते हैं तो ये हो जाए अपने पास 1/2, यानी 1/2 डिग्री का वो एंगल बनाती है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये पूछ रहा है 24 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, तो इस 24 को हम गुणा कर देते हैं 1/2 से, कितना आ रहा है अपने पास, 12 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में बता देता हूँ जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगला क्वेश्चन अपना कि 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखो आदमी कितने हैं, 8, और ये कितने घंटे में उस काम को पूरा करते हैं, 24 घंटे में। तो बताओ 12 आदमी उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, x। ठीक है, व्यक्ति और समय से रिलेटिव क्वेश्चन है, हमेशा सीधा गुणा होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 12x बराबर 8 × 24, ये 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 12 का भाग 24 में 2 बार, 8 दूना 16, तो 16 घंटे के अंदर वो उसको कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, हरि के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो उनके पास कुल कितने मुर्गे हैं। देखो यहाँ पर सिर कितने दे रखे हैं, 48, और पैर कितने दे रखे हैं, 140। ठीक है, अब देखो एक जानवर का एक सिर होता है, यानी कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर है 48, इसमें से कुछ तो मुर्गे हैं और कुछ गायें हैं, लेकिन कितनी गायें और कितने मुर्गे हमें पता नहीं है। तो हम मुर्गों को क्या मान लेते हैं, x, और गाय क्या हो जाएगी, जो कुल जानवर दे रखे हैं 48, उसमें से माइनस कर दो x को, तो गायों की संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं पैरों की। ठीक है, तो मुर्गों के कितने पैर होते हैं, 2, और गायों के पैर होते हैं 4। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैर कितना आएंगे, 140। इस समीकरण को सरल कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपने पास 2x
प्लस 48 को 4 से गुणा करेंगे तो 192 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x बराबर है 140। ठीक है, x एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ कर दो, तो ये 2x माइनस 4x यही रहेगा और 140 वही रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 192। ठीक है, 2x में से 4x गया तो माइनस का 2x और 192 में से 140 गया तो माइनस का 52। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 2 का भाग 52 में जाता है 26 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, 26। और x किसको माना था हमने, मुर्गों की संख्या को। यहाँ ये पूछा है कि मुर्गों की संख्या कितनी है, तो 26। अगला क्वेश्चन अपना कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं और 864 छात्र हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 36% कौन है, छात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल हम क्या मान लेते हैं, प्रतिशत का सवाल है तो 100 में से गर्ल्स कितनी है, छात्राएं 36, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 64। ठीक है, 100 में से अगर 36 गर्ल्स है तो 64% बॉयज हो गए। अब इसने कहा कि 864 छात्र हैं। ठीक है, तो छात्रों के नीचे लिख दो 864। तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल के नीचे x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 864 बटा 64। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, तो देखो 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 32 और ये हो जाएगा अपने पास 432। ठीक है, और 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा अपने पास 216। ठीक है, देखो ये और कट रहा है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 108। ठीक है, और कट रहा है, ये 4 से काट दो, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 बच गया 2, 4 7 28 और 2 का भाग 100 में जाता है 50 बार। ठीक है, और अगर हम 27 को गुणा करेंगे 50 से तो 27 5 135, 0 का 0, तो जो कुल छात्र है वो कितने हो जाएंगे 1350। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 बराबर कितना होगा। ठीक है, बराबर में क्या होगा। अब देखो अपने पास यहाँ पर इधर दे रखा है 256 और इधर दे रखा है 16। ठीक है, अब ध्यान रखना इसके हमें टुकड़े करने हैं, 216 और 256 और 16 दोनों के। ठीक है, तो 16 जो होता है वो 2 की घात 4 होता है। ठीक है, छोटे से छोटा टुकड़ा करते हैं तो 2 की घात 4, कोष्टक की घात है 0.18। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 256 के टुकड़े करते हैं तो देखो यहाँ मैं करके देख लेता हूँ, 2 का भाग 128, 2 का भाग 64, 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 8 की पावर 0.16। अब देखो घात में अगर कोष्टक हो तो ये दोनों नंबर आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर 2 की पावर 8 को गुणा करेंगे 0.16 से, तो 16 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 16 अंटी 128। ठीक है, और एक संख्या छोड़ के, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसी तरह गुणा 18 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 की पावर 0.72। अब गुणा के अंदर अगर आधार समान हो तो हमेशा घातें जुड़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बेस तो 2 है, अगर हम 1.28 और 0.72 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 0 और इधर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आई, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, अगर हम 1657 का भाग देते हैं तो 6 और 2037 का भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इसमें से घटा दो। ठीक है, तो 1657 में से 6 को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 1651 और 2037 में से 5 गया तो अपने पास बचता है 2032। अब 1651 और 2032 का HCF निकालना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो क्या निकलता है HCF। ठीक है, HCF दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपने पास देखो 1651 में देखो 2 का भाग तो नहीं जाता है। ठीक है, 3 का भाग देखो जा रहा है क्या, 6 और 1 7 और 1 8 5 13, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाता है, 7 का देकर देख लो, 7 दूना 14 बच गया 2, 7 या 21 नहीं जा रहा है 7 का, 7 के बाद आता है अपने पास 11, तो 11 का भाग जाता है क्या, देखो यहाँ पर 5 और 1 6, यहाँ 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है क्या। ठीक है, अगर 13 का देते हैं तो 13 1 कम 13 बच गया 3,
ठीक है, और 13 दूना 26 बच गया अपने पास यहाँ 9, 13 7 91, ठीक है। और 127 में किसी का भी भाग नहीं जाता तो यहाँ 127 का एक बार, ठीक है। इसी तरह 2 का भाग यहाँ पर 1016, फिर 2 का भाग 508, फिर 2 का भाग 2 5 और 4 254, फिर 2 का भाग 127, ठीक है। और 127 में 127 क्या जाता है, तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर क्या आ रहा है 127, तो 127 से बड़ी संख्या है जिसको अगर हम 1657 में भाग देंगे तो 6 बचेगा, और 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि 0.000066 भाजक 11 बराबर क्या होगा, ठीक है। 0.00066 में भाग देना हमें 11 का, ठीक है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर पॉइंट का यहाँ पॉइंट लिख लो, 0 में 11 का भाग नहीं जाता है, फिर 0 में नहीं जाता है, अगले 0 में भी नहीं जाता है तो 0 उतारते जाओ नीचे, 6 में भी नहीं जाता है तो 0 उतार लो क्योंकि भाग टूट रहा है यहाँ भी। 66 में 11 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 0.00006। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसका पॉइंट हटाकर भी कर सकते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बचा 66 और नीचे 11 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 6, 3 और 3 6। अब 11 का भाग 66 में जाता है 6 बार, ठीक है। और यहाँ पर बचा अपने पास 1 के पीछे 6 जीरो, तो इकाई के अंक से 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। अगला क्वेश्चन अपना कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का कुल मूल्य कितना होगा। देखो प्लेट कितनी दे रखी है 12 और चम्मच दे रखे हैं 9, उनका मूल्य जो दे रखा है वो है 339। तो बताओ 4 प्लेट और 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 समीकरण हैं, इसको हमें सरल करना है। एक का वैल्यू दे रखी है, दूसरे की हमें पता करनी है। देखो यहाँ पर जो प्लेटों की वैल्यू है वो कम हुई है, ठीक है, मात्रा जो है कम हुई है। और जो कम होती है तो ये एक निश्चित अनुपात में कम होती है। जैसे 12 का 4 आ गया, जो मात्रा है वो कितना गुना कम हुई है, 3 गुना, ठीक है। 12 में किसका भाग देगी 4 आए तो 3 का, 9 में किसका भाग देगी 3 आए तो यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यानी जो मात्रा है वो 3 गुना कम हुई है, तो कीमत भी 3 गुना कम हो जाएगी। यानी 339 में 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच की कीमत क्या होगी 113 रुपये। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, पर बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा। देखो 50 संख्या थी और इनका औसत क्या ज्ञात किया गया 36, तो इनका योग क्या हो जाएगा 50 को 36 से गुणा कर दो, 3600 का आधा क्या होता है 1800, ठीक है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह पर इसने क्या ले ली 23, लेना था 48 ले ली 23, यानी इसने कितना कम लिया। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 25 का, ये 25 इसने कम लिया है। अगर कम ले लेते हैं तो इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 25 कम लिया है, तो अगर हम 25 इसमें वापस बढ़ाते हैं तो जो नया टोटल है वो कितना हो जाएगा 1825, ठीक है। और संख्या 50 ही रहेगी, तो बताओ शुद्ध औसत क्या होगा, यानी नया औसत जो सही औसत है वो क्या होगा। तो 1825 संख्याओं का योग है और संख्या कितनी है टोटल 50, ठीक है। तो 1825 में 50 का भाग दे दो, 5 एकम 5 जीरो का जीरो, और ये हो जाएगा 5 किया 15 बच गया 3, 5 छंग 30 बच गया 2, 5 25, 10 है, नीचे एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो जो नया औसत है या शुद्ध औसत है वो कितना हो जाएगा 36.5। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 संख्या x और y जिनका गुणनफल कितना है 37, ठीक है। तो देखो 37 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 37 के 2 टुकड़े, यानी कोई ऐसी 2 संख्या जिनका गुणनफल 37 हो तो वो नंबर क्या होंगे 37 और 1, ठीक है। तो यानी वो दोनों संख्या क्या है 37 और 1। तो इसने कहा कि उनका अंतर, तो 37 और 1 का अंतर कितना होता है 37 माइनस 1 बराबर होता है 36 का वर्गमूल, यानी अंडर रूट। तो 36 का रूट क्या होता है 6, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।